स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक्सपी क्लासेस में। मैं चेतन प्रताप आज आपके लिए विशेषकर क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए जो ये वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में मैं एक पूरा मॉडल पेपर आपके सामने लेकर आया हूँ और उसको पूरा डिस्कस करूँगा और आपको बताऊँगा कैसे पेपर को करना है, कैसे किस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कितना लिखना है, कितना नहीं लिखना है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना है, पूरा कंप्लीट देखना है और कंप्लीट करना है। अब हालांकि जैसे कि आप जानते हैं 3 घंटे का 15 मिनट का पेपर होता है, 3 घंटे 15 मिनट का। तो जो 15 मिनट शुरुआत में समय मिलता है वो आपको पेपर पढ़ने के लिए मिलता है। तो मेरा ये मानना है कि उसमें आप जो एक एक नंबर के क्वेश्चन हैं वो मन ही मन सॉल्व कर सकते हैं, समझ सकते हैं उनको उतने समय में, इत्मीनान से पढ़ने के बाद सॉल्व कर लें जितना टाइम बचे, ठीक। और फिर धीरे धीरे सीरियल से पेपर का आंसर दें, ठीक। समझ गए? सीरियल से देने का मतलब ये है कि टीचर चेक करने वाला कंफ्यूज ना हो, उसको परेशानी ना हो, क्योंकि हम अपनी तरफ से टीचर को इम्प्रेस करने का पहला जो तरीका है वो ये है कि सीरियल से आंसर दिया जाए एक एक करके, ठीक। जो नहीं आता उस जगह स्थान छोड़ दिया जाए खाली, बाकी आगे बढ़ा जाए, ठीक। आगे देखो, ऐसा नहीं करना है कि बीच से कहीं से भी उठा के दे दिया। अब देखो जरा, पहला क्वेश्चन है इसके अंतर्गत, पहला जो क्वेश्चन है। अब जैसे कि सिलेबस सबको पता है कि कोविड-19 के कारण जो सिलेबस था वो कम हो गया था, ठीक। तो वो तो आपको सभी को पता ही होगा कहाँ से कितना आना है, ठीक। अब पेपर में कैसे सॉल्व करना है, पेपर क्या क्या रहेगा, वो मैं चीज़ें यहाँ डिस्कस करूँगा, ठीक। तो पहला क्वेश्चन आपका है, एक एक नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो सरस्वती पत्रिका की संपादक महादेवी वर्मा थी, ये गलत है। क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन, ये सही है। रामविलास वर्मा कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। मैला अंचल कहानी विधा की रचना है, तो ये सब नहीं, तो इसका सेकंड सही है। रस मीमांसा किसकी आलोचना कृति है, तो रामचंद्र शुक्ल की है, ठीक है, तो इसका ये सही है। निम्नलिखित में से किसी एक रचना के लेखक का नाम लिखिए। तो देखो, जो लहरों के राजहंस हैं ये है मोहन राकेश की रचना, तो एक करना है, एक कर लो, बात खत्म, ठीक। अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, ठीक। आगे देखें, इसके बाद है गेहूं और गुलाब किसकी रचना है, तो रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है। त्यागपत्र किस विधा की रचना है, तो उपन्यास की रचना है, ठीक। आगे देखें, रीति मुक्त धारा के किन्हीं 2 कवियों के नाम लिखिए। तो मैं आपको 4 कवि बताता हूँ इसके। पहला है घनानंद, ठीक, दूसरा है आलम, तीसरा है बोधा और चौथा है ठाकुर। इन 4 में से कोई 2 नाम लिखने आप लिख सकते हैं। कौन कौन? घनानंद, आलम, बोधा और ठाकुर, ध्यान दीजिएगा, ये 4 हैं, 2 कोई लिखना है। छायावाद की 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए, एक है ना, तो 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख करना है। पहली प्रवृत्ति है प्रकृति का सजीव वर्णन, लिख दीजिएगा, प्रकृति का सजीव वर्णन, और दूसरी लिख दीजिएगा, दूसरा लिखिएगा आप कल्पना की प्रधानता, कल्पना की प्रधानता, ठीक है, तो ये आप लिखिएगा। क्लियर हो गई बात? वो है उत्तरायण कृति के रचनाकार कौन है, तो उत्तरायण कृति के रचनाकार है रामकुमार वर्मा, ठीक। तो इसका आंसर हो गया उत्तरायण कृति के रचनाकार रामकुमार वर्मा। अब आते हैं गद्य में पोर्शन कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे के आपको प्रश्नों के उत्तर देना है। तो पहले तो ये समझ लो कि ये गद्यांश रहेगा, ठीक है, इसके अंतर्गत ये क्वेश्चंस होंगे, संदर्भ होगी, व्याख्या होगी, और उसी गद्यांश के अंतर्गत क्वेश्चन का आंसर दिया हो। तो इसमें अथवा रहेगा, आपका ध्यान रखना, या तो ये, तो मैं यहाँ तो पूरा सॉल्व करूँगा नहीं, ठीक। इसके लिए आप चैप्टर को तैयार करें अच्छे से, चैनल में पढ़े हैं, जिस चैप्टर का आप नाम लोगे वो चैप्टर सर्च करोगे और एक्सपी क्लासेस पीछे डालोगे, आपको मिल जाएगा, ठीक। तो इनको आप तैयार कर लीजिएगा, और इसके अंतर्गत ये क्वेश्चन, तो अथवा में है तो कोई एक करना है अपन को, या तो ये वाला और इसके अंतर्गत ये क्वेश्चन है, ठीक, ठीक है। तो ये रहेगा आपका 6 नंबर का, यानी 2-2 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे इसमें, ठीक, ध्यान रखना है। और आंसर को पॉइंट टू पॉइंट देना है, बकवास नहीं लिखनी कि भरते चले जा रहे, नहीं, बहुत सिंपल वे में आंसर देना है। आगे देखो, अब आपके पद्यांश रहेंगे, ठीक। पहला जो पद्यांश है वो ये है, अथवा में रहेगा इसमें भी, तो इन और दूसरा है ये बनपथ पर से है, समझ गए। अब इसमें क्या करना है, आपको ध्यान देना है ये कि इसमें क्या लिखना है आपको, निम्न के पद्यांशों में से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या करनी हो, काव्य सौंदर्य भी लिखना है।
संदर्भ के लिए 1 नंबर मिलेगा, व्याख्या के लिए 4 नंबर और काव्य सौंदर्य के लिए 1 नंबर, टोटल 6 नंबर का रहेगा, ध्यान रखना। इसके बाद अब आ जाओ अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है किसी एक लेखक का जीवन परिचय। ये गद्य से है तो किन्हीं एक का करना है, जो भी करना चाहें। जीवन परिचय देते हुए उनकी किसी एक रचना का उल्लेख कीजिए, बकवास नहीं लिखना है, ये भी ध्यान रखना। जीवन परिचय बताना है लिमिटेड शब्दों में, जिसके लिए 2 नंबर है। ये नहीं कि आप 1 पेज 2 पेज भर रहे, नहीं, लिमिटेड शब्दों में जितना है उतना ही लिखें, फालतू बकवास मत लिखें। किसी एक रचना का उल्लेख करने हैं, बात खत्म। अगर टेबल बना सको तो और अच्छी बात है कि जन्म मृत्यु वाली जो टेबल होती है सिंपल वे में, ज़्यादा नहीं, बड़ी नहीं, हल्की सी बना दें और बाकी लिख दें, हो गया कंप्लीट। ठीक, इसके बाद निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय और उनकी किसी एक रचना का नाम, तो ये आप दे सकते हैं। ठीक है, तो वैसे आप चाहें तो गद्य और काव्य से 3-3, 4-4 ही जीवन परिचय याद कर लें तो हो जाएगा। 3 उससे 3-4 गद्य से कर लें और 3-4 काव्य से कर लें, उतने में कंप्लीट है। और मेरा ये मानना है गद्य से 3 कर लें, उसमें पर्याप्त है। ठीक, तो समझ गए? ठीक है, तो फालतू बकवास नहीं लिखनी, ये ध्यान रखिए। जीवन परिचय बहुत लिमिटेड शब्दों में लिखना है, बकवास लिखनी ही नहीं है कि बहुत ज़्यादा लिख रहे, नहीं, उसमें मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, ध्यान देना है ये। ठीक, अगर टेबल बना सकें, बॉक्स बना सकें, बॉक्स में हल्के रूप में जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, है ना, और हल्का बिल्कुल रूप में लिख दें तो भी ठीक है। ठीक, और उसके साथ ही वैसे लिख दें, अगर डेस्क्रिप्टिव रूप में तो आप लिख सकते हैं वर्णन करके उसको, जैसे बिना विदाउट टेबल तो भी लिख सकते हैं। ठीक, आगे देखें। निम्नलिखित में से किसी एक का संदर्भ ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए, संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है, समझे। तो इसमें संदर्भ भी बताना है, यानी संस्कृत के कहाँ से लिया गया, अथवा में दिया होगा ये, या तो ये या ये। ठीक है, अथवा में दिया होगा। तो इसमें आपकी सबसे खास बात ये है, मैं थोड़ा यहाँ आपका बोझ हल्का करूँ, जो संस्कृत पोर्शन है उसमें अथवा जो दिया होता है, तो आप कोशिश ये कीजिएगा कि 1-2 चैप्टर गद्य वाले सेक्शन जो है संस्कृत में वो कर लीजिएगा। बाकी जितना पद्य वाला सेक्शन है, पद्य सेक्शन का मतलब जिसमें श्लोक है, उन सभी के अर्थ कंप्लीट कर लीजिएगा, तो इसमें आपकी मेहनत बच जाएगी, सारे चैप्टर नहीं करना पड़ेंगे। पद्य वाले सभी कर लो, एक आध कोई पद्य के अलावा कर लो, क्योंकि ऑप्शन में रहेगा आपका अथवा में, तो आप कर सकते हो। ठीक, अब है अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई श्लोक लिखना है एक। ठीक, तो जो इस प्रश्न पत्र में आया हो, अर्थात प्रश्न पत्र में ये वाला आया तो ये वाला नहीं लिख सकते, और कोई लिखो इसके अलावा। ठीक, जैसे कोई भी लिख सकते हैं, वंदनम वर्णम वापी वापी जयो पराजय अभ्यप्त समुवीरा वीर भाव ही भूई पीड़ता, इस टाइप से लिख सकते हो आप। अब संस्कृत के किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर लिखना है, संस्कृत में लिखना है, तो 5 दिए हैं, ऑप्शन 2 है, कोई भी लिख सकते। अब देखो, अब आओ रस, तो करुण अथवा हास्य रस की का स्थायी भाव बताना है और परिभाषा बतानी है। पहले परिभाषा लिख दो, फिर बता दो स्थायी भाव कौन सा है, दोनों में से किसी एक का, या तो हास्य या करुण। ठीक, हास्य करुण की परिभाषा और इसका स्थायी भाव। फिर इसके बाद उपमा या रूपक की परिभाषा देते हुए एक उदाहरण देना है। फिर इसके बाद सोरठा या रोला छंद की परिभाषा देते हुए उदाहरण देना है। अब कई लोग टीचर को इम्प्रेस करने के चक्कर में दोनों लिख देते, नहीं, ऐसा नहीं करना। ठीक, अथवा दिया है तो वही ध्यान रखना। फिर इसके बाद आप देखो, उपसर्ग में से किन्हीं 3 के मेल से एक शब्द बनाइए, कोई 3, जैसे सु से सुप्रभात हो गया, एक शब्द बनाना है। ठीक, प्रति से हो गया प्रतिकार हो गया, उप से उपकार हो गया, अभि से अभिमान हो गया, जो भी ये लिखना चाहे कोई 3 लिखना है। किन्हीं 2 प्रत्ययों से प्रयोग करके एक शब्द बनाइए। ना से लिखो बना, क्या लिखोगे, ना से क्या हो जाएगा प्रत्यय आपका, ना से बहाना। ठीक, समझ गए। या पन दिया है तो अपनापन। ठीक है ना, इस तरीके से आप लिख सकते हो, किन्हीं 2 का लिखना है। आगे देखें, अब किन्हीं 2 के समास विग्रह बताना है। तो देखो, सप्त धान्य चौराहा। ठीक, सप्त धान्य, यहाँ संख्या की बात हो रही तो क्या है आपका द्विगु समास, द्विगु समास। ठीक, समास विग्रह कीजिए, सप्त धान्य का समास विग्रह क्या होगा, सप्त धान्य। ठीक, 7 धान्य, चौराहा जिसकी 4 हो रहा है वो चौराहा। ठीक, समास का नाम बताना, द्विगु द्विगु हो गया। उत्थान पतन में आपका क्या है, राधा कृष्ण में द्वंद्व है, उत्थान पतन में द्वंद्व है। ठीक, समझें आगे। अब किन्हीं 2 तो इसमें समझ गए, इनका समास विग्रह करना है, इनको तोड़ना है, राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। ठीक, समझ गए, राधा कृष्ण। ठीक, समास का नाम बताना है, तो क्या समास है इसमें, द्वंद्व समास। ठीक, चौराहा में जिसकी 4 हो रहा है, 4 राहों वाला, यानी चौराहा, यानी क्या हो गया, द्विगु समास हो गया। तो समझ गए, 1-2 हेडिंग डलेंगी। पहला डलेगा
ऐसे डलेगी इसकी हेडिंग, ध्यान रखिए, समस्त पद एक हेडिंग, उसके अंतर्गत ये अपना क्वेश्चन लिखोगे और फिर लिखोगे समास विग्रह, समास विग्रह और फिर इसके अंदर समास का नाम, समास। समझ गए? समस्त पद में मान लो तुम लिख दिए चौराहा, ठीक है, चौराहा, चार राहों वाला, चार राहों वाला, ये समास विग्रह हो गया, ठीक है। और इसका समास क्या होगा इसमें, तो द्विगु समास, द्विगु समास। समझ गए? क्लियर? तो इस टाइप से आंसर देना है। किन्हीं दो के तत्सम रूप लिखिए, घर का होता है ग्रह, समझ गए? क्लियर? और या मानुष और सरल, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है, एक दो प्रकार के ग्रह होते हैं, ये और ये, समझ गए? तो इसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए इस पर ज़्यादा चांस ना लीजिएगा। मानुष का लिख दीजिएगा मनुष्य, ठीक, मनुष्य। या गांव का ग्राम कर सकते हैं, और सरल है, लो गांव का ग्राम कर दीजिए और चंद्रमा, चांद का कर दीजिए चंद्रमा, ये दोनों कर दीजिए, सरल है। इसके बाद निम्नलिखित में से किन्हीं दो के पर्यायवाची लिखिए, किन्हीं दो के पर्यायवाची लिखने हैं, तो ईश्वर का लिखना है तो परमात्मा लिख दीजिए और भगवान लिख दीजिए। कमल का लिख दीजिए राजीव और अम्भोज लिख दीजिए, है ना, दो दो पर्यायवाची लिखना है। फूल का पुष्प लिख दीजिए, सरोज लिख दीजिए। जंगल का वन लिख दीजिए, कानन लिख दीजिए। समझ गए? अब किन्हीं दो का संधि विच्छेद कीजिए, इनको तोड़ना है, समझ गए, संधि विच्छेद करना है, समझ गए? तो प्रत्युत्तर है तो प्रति प्लस उत्तरम, ठीक, इसमें और फिर इसकी संधि का नाम भी बताना है तो संधि बताना है। तो इसमें क्या करना है, संधि पहले तो लिखना है ये समस्त पद हो गया, फिर संधि विच्छेद हो गया और संधि का नाम, ऐसी तीन हेडिंग डलेगी, समझ गए? तो प्रत्युत्तम, प्रति प्लस उत्तर, संधि विच्छेद और संधि का नाम क्या है, यण संधि, ठीक, समझ गए? इत्यादि का लिखो, जैसे इति प्लस आदि, है ना, समझ गए? तो इसमें संधि का नाम क्या है, वही यण संधि है, सभी में ध्यान रखिएगा, समझ गए? शु प्लस आगतम स्वागतम, है ना, तो क्या हो जाएगा, ये आपका यण संधि है, ठीक। आगे देखो, अब किन्हीं के आपको निम्नलिखित शब्दों की चतुर्थी विभक्ति और द्विवचन का रूप लिखना है, शब्द रूप। तो मधु का हो जाएगा मधुभ्याम, मधुभ्याम, समझ गए? फल का फलभ्याम, फलाभ्याम, समझ गए? इस टाइप से लिखो, दो में अथवा में है तो एक का मैंने बता दिया। किसी एक शब्द, एक धातु का लकार बताइए, पुरुष बताइए, वचन बताइए। जैसे पठावा का बताएं, तो पठावा में आपका लट लकार है, लट लकार है और द्विवचन है, और कौन सा पुरुष है, उत्तम पुरुष है, समझ गए? अब आगे देखें। अब संस्कृत में इतने वाक्य दिए हैं 5, इनमें से किन्हीं दो का संस्कृत में अनुवाद करना है, हिंदी में दिया है तो करिएगा इनका। अब इसके बाद देखो, निबंध आएंगे आपके 6 नंबर का। अब निबंध है, इनमें से किसी एक पर निबंध लिखना है। अब आ जाओ, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जरा। इसमें कंफ्यूजन क्या होता है समझिए। लिख रहा है अपनी पठित खंड काव्य के आधार पर, यानी हर जिले में अलग अलग खंड काव्य आता है। जैसे मान लो हमीरपुर और महोबा के लिए है कर्णखंड काव्य, ठीक, समझ गए? क्या है, कर्णखंड काव्य। तो जैसे ये है कर्णखंड काव्य, तो इसके अंतर्गत 2 क्वेश्चन दिए। दूध सभा में द्रौपदी सर्ग का सारांश संक्षेप में लिखिए, अथवा में फिर दूसरा क्वेश्चन है नंबर 1 क्वेश्चन, नंबर 2 को, तो 2 में से कोई एक आंसर देना है। या कर्णखंड काव्य के आधार पर श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण लिखिए, तो जो लिखना चाहें वो लिख सकते हैं आप, ठीक। इसमें साफ लिखा, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अब बच्चे क्या करते हैं, उन्होंने देखा हमारा पठित खंड काव्य कर्ण, ठीक, और अब उसके आधार पर किसी एक का उत्तर दीजिए। अब किसी एक का उत्तर देने कहा है तो वो समझ लेते हैं इतने में से किसी एक का उत्तर, यानी दोनों कराते, दोनों नहीं एक करना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो पेपर का एनालिसिस है वो यहीं पूरा होता है। आप मेरी बात को समझ गए होंगे, कैसे पेपर सॉल्व करना है वो भी क्लियर हो गया हो, कैसा पेपर आएगा वो भी क्लियर हो गया होगा। तो इसको वीडियो को अच्छे से समझ लीजिएगा, कंप्लीट कीजिएगा, अपनी तैयारी को बरकरार रखिए। हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट, ठीक है। आज यहीं तक। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।